हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड अभी तक जो लेक्चर्स हमारा चल रहा है एसवाई बीकॉम सेम थर्ड कॉमर्स की जो न्यू सीरीज लेके हम लोग आए हैं, और न्यू सीरीज में हम लोग कहाँ तक पहुँचे उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, न्यू सीरीज में कहाँ तक टॉपिक हमारा हुआ है, और किसी बच्चे को ध्यान रखना, किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका अलग से प्लेलिस्ट इस ईयर का, मतलब लास्ट ईयर भी लेक्चर्स कॉमर्स थर्ड के हुए थे, बट इस बार भी लेक्चर्स हो रहा है। लास्ट ईयर मैंने बताया था क्या डिफरेंस था लेक्चर में। लास्ट ईयर आपको सिर्फ मीनिंग एंड पॉइंट्स बता के दिए जाते थे, इस बार आपका कंप्लीट आप देख रहे हो पीडीएफ टाइप में, आपको नोट्स भी आपको दिख रहे हैं, और हर एक लेक्चर लास्ट टाइम आपके टोटल कंप्लीट 25 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया गया था कॉमर्स, बट कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग बच गए थे, तो इस बार हम वो भी ऐड करा रहे हैं। और न्यू प्लेलिस्ट आपकी बना के दी गई है एसवाई बीकॉम सेम थर्ड कॉमर्स 2023। क्लियर है? नया आप ध्यान रखना आइडिया। टॉपिक कहाँ हुआ उसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक हमारा कितना हुआ है, क्लियर है? आपका यूनिट 1 चल रहा है, क्लियर है? यूनिट 1 में कितने टाइप थे अगर याद होगा, आपको याद होना चाहिए। यूनिट 1 में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितने हैं? थर्ड। जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारे 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन याद कर लो आप लोग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे एक सिंपल सा कोड वर्ड हम लोग ने देखा था, A3, I2, F2, G3। याद होगा अगर बच्चों को, तो रिवीजन नहीं करा रहे। सेकेंड हमारा था वहाँ पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग ने देखा था T4 देखा था। क्लियर है कि नहीं है? एंड 3R देखा था, रिडक्शन वाले केस, एंड आगे भी कुछ पॉइंट्स थे हमारे। उसके बाद हम लोग ने किया वहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 6 हमारे मेन होते हैं, बट आप जब एक्सप्लेन करोगे 2 एक्स्ट्रा आते हैं, अदर फंक्शन करके एंड डिसीजन मेकिंग करके। एंड लास्ट हमारा मैनेजमेंट स्किल्स था। पार्ट 2 की बात करेंगे। ये जो 2 पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट चल रहा है, नोट्स में देखो क्लियर लिखा है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट्स में से पहला हम लोग ने कर लिया, 14 प्रिंसिपल नहीं किया था, यहाँ पे 8 प्रिंसिपल्स किया था। आप लोग देखोगे लेक्चर्स आपको लाइन टू लाइन ही दिखेंगे, प्लेलिस्ट में कोई भी गैप नहीं रखा गया है। आज की बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एंड इसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि आप लोग का जितने भी ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको कराए जा रहे हैं, इसके साथ में एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चे तो ऐड हो रहे हैं, बट काफ़ी बच्चे ऐड नहीं हुए हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा है, कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? तो काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया था कि ये किसको जाएगा, F.W. टेलर। F.W. टेलर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? F.W. टेलर ने ही दिया था। इसीलिए यहाँ पे क्लियर लाइन, यहाँ पे हाईलाइट तो नहीं किया मैंने, बट क्लियर देखो यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका रीज़न है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था F.W. टेलर ने ही दिया था। ऑब्जेक्टिव्स में आप जाके देख सकते हो। क्लियर है? इनका कॉन्सेप्ट तक जितने भी कंपनी में काम होते हैं, जितने भी डिसीजन होगी, जितने भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, उसको आप साइंटिफिक वे से सॉल्व कर सकते हो। कौन सा? साइंटिफिक। क्योंकि हेनरी फ्योल ने क्या किया था? हेनरी फ्योल ने तो सिर्फ ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दिया था, उसके प्रिंसिपल्स दिए थे, बट उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको साइंस के साथ में लिंक जो ऐड किया वो किया F.W. टेलर ने। इनका क्या कहना था? दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग के केस में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एट द सेम टाइम। अकॉर्डिंग टू टेलर का क्या कहना था? प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स रेदर देन रूल ऑफ थंब। अब ये रूल ऑफ थंब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड ट्रायल या फिर एरर्स अप्रोच। उन्होंने बोला भाई ट्रायल अप्रोच, एरर्स अप्रोच या फिर रूल ऑफ थंब को हटाओ, उसकी जगह पे आप साइंटिफिक मेथड लेके आ जाओ। क्लियर? आई होप बच्चों के क्लियर हैं।
आज पढ़ेंगे क्या हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो बच्चे का डाउट पहला है कि सर इसका भी कोई कोड वर्ड है क्या, तो यहाँ पे आप देखो दिखा है, क्या लिखा है, H2M2CD। अब ये क्या होता है सर, H2 मीन्स क्या होता है, आगे बात करने वाले हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कोड वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि याद आ जाए क्या बोला गया। मैंने बोला H2 मीन्स होता है, 2 पॉइंट हमारे एस से दिखने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आप ये लिख सकते हो, नहीं तो इसकी जगह पे इसी पॉइंट को एक और नाम से दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच पार्ट ऑफ द जॉब। ये क्या होता है समझेंगे, पहले पॉइंट्स का कोड वर्ड समझते हैं। सेकेंड एस से क्या होता है सर, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। क्लियर हो गया, 2 एस से क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कोड वर्ड में था, M2 मीन्स क्या होता है, आगे भी बात कर लेते हैं, पहले पॉइंट्स को थोड़ा सा कोड वर्ड मैं समझा देता हूं, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। क्लियर है, एक तो दिया गया, देखो M2 मीन्स होता है मेंटल रिवोल्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, 2 यहां पे दिख रहा है। और एक पॉइंट हमारा CD, क्या था हमारा पॉइंट, कोड वर्ड याद करो अब क्या था, बोला गया था सर H2M2CD, मतलब 6 प्रिंसिपल हैं। 2 पॉइंट आपके ये हो गए, 2 पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। C मीन्स क्या होता है, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एंड D मीन्स होता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या याद हुआ, S2 मीन्स होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक सिलेक्शन, अगला पॉइंट था साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। M2 मीन्स होता है मेंटल रिवोल्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। C मीन्स होता है कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। D मीन्स होता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से कोडवर्ड याद करना, कॉन्सेप्ट देखो, प्रिंसिपल को समझाना मेरा काम है। देखो कितने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और कितने सिंपल तरीके से आप समझ भी लोगे। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, लेकिन बच्चे उसको टफ बना रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है। अगर मैं बात करूं, देखो HSC कॉमर्स से है, काफी बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने लाके दिया है भाई। देखो इनका पॉइंट क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच पार्ट ऑफ जॉब, साइंस या फिर उसका सेकेंड नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब बोल रहे कि कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए भाई आप साइंस का दिमाग लगाइए, साइंस का लॉजिक लगाइए, ना कि रूल ऑफ थंब का। मतलब इनका कहना था सिंपल सी कहना था कि देखो जैसे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भाई चैप्टर 1 मैंने पढ़ा के दे दिया, पार्ट 1 दिया कि नहीं दिया, बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल दे दिए। मैंने बोला आपको वो चैप्टर की तैयारी करने में, चाहे रटने में, समझने में, लिखने में कितना वक्त लग सकता है भाई, कितने समय लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे भाई कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये काम तो आराम से 1 दिन में कर दूंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 दिन में कहाँ पॉसिबल है, 1 दिन में कैसे पॉसिबल है, 1 दिन में तो हम नहीं कर सकते। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ बच्चे की डिमांड है सर 2 दिन, कुछ हमारे प्यारे बच्चे और हैं सर 2 दिन भी दिक्कत लग रही है सर, 2 दिन में भी नहीं पॉसिबल है, बोल रहे सर 3 दिन। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो उनको कितना भी दिन दे दो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है कि नहीं है, तो उनको यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। भाई कंपनी ऐसे लोगों को क्यों रखे भाई जो उनका पर्टिकुलर टास्क या फिर काम नहीं करके दे पाए, तो कंपनी के हिसाब से भी सोचना है और ये एग्जांपल भी समझना है। तो मैंने बोला ये 3 लोग को मैं काउंट करता हूँ, कुछ पर्सन यहाँ पे इग्नोर किए जा रहे हैं, तो मैंने बोला एक एवरेज लगा रहा हूँ भाई दिमाग, क्योंकि हर किसी के हिसाब से नहीं चलूंगा, एक एवरेज टाइम का एस्टिमेशन करता हूँ। मैंने बोला कि 2 दिन में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। कैसे आया सर एवरेज, कैसे किया, देखो ना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 दिन में कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 3 दिन में करते हैं। तो मैंने बोला एक एवरेज टाइम दे रहा हूं ना, कितने दिन में आप करो, 2 दिन में काम कर लो। मतलब मुझे ये चीज लगता है कि चैप्टर 1 पार्ट 1 करने में 2 दिन काम लगता है, 2 दिन में आपको याद हो जाएगा, 2 दिन में आप समझ लोगे। तो सेम कंपनी बोलती भाई कि ये मार्कर बनाने में, ये पेन बनाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, वो मैं सीधा ऑब्जर्व कर लूंगा भाई, कितना टाइम, कितनी एक्टिविटी, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लेके, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को लेके कितना टाइम लग रहा है, वो सीधा मैं डिटरमाइन कर लूंगा और उसी के बेस पे आगे एस्टिमेट कर लूंगा। क्लियर है? नहीं सर, कुछ बच्चे बोले सर नहीं है, तो जिनको नहीं समझा उनको इग्नोर क्यों? मैंने बोला कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको इग्नोर किया जा सकता है, कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा, जस्ट मैंने एक सिंपल सी बात बोली, मजाक किया। आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं।
आगे का कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा बता रहा हूँ ना, आगे का कॉन्सेप्ट देखो ना क्या लिखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, भैया ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैनेजमेंट शुड यूज दिस साइंटिफिक मेथड टू डिटरमाइन एवरी एक्टिविटी। बोला साइंटिफिक मेथड आप लगाओ हर एक एक्टिविटी के लिए परफॉर्म्ड बाय इंप्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको साइंटिफिक वे से यूज करके डिटरमाइन करना है। मतलब सर क्या डिटरमाइन कर रहे हो आप यहाँ पे, टाइम डिटरमाइन कर रहे हो, मेथड डिटरमाइन कर रहे हो, भाई कौन सा वे डिटरमाइन कर रहे हो, क्या डिटरमाइन करने की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। क्या क्या एलिमेंट है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब बच्चे के माइंड में ये डाउट है सर ये इतना बड़ा लॉन्ग आंसर लिखना है क्या, नहीं इतना नहीं लिखना भाई, 2 से 3 लिखना मैक्सिमम बता रहा हूं 2 से 3, बट मैं एक्सप्लेन सब करके दे रहा हूं। टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू डू ए पर्टिकुलर जॉब, मतलब इनका ये कहना था भाई कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो आप सेलेक्ट करो। मतलब अगर ये पेन बनाने के 3 मेथड है तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लो। क्या बोला गया फिर से समझते, फाइंड आउट करो आप, सॉरी क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट करना है आपको द बेस्ट वे टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, टू डिटरमाइन हाउ मच वर्क कैन एन एम्प्लॉय परफॉर्म इन ए डे। मतलब एक एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, भाई मैं ये भी तो देखूंगा एक बच्चा कितने घंटे कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है, ये भी तो देखना मेरा काम है कि नहीं है। भाई 2 दिन का टाइम ले लिया, पता चला 2 घंटे बच्चा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहाँ से पॉसिबल हो पाए। टाइम देना पड़ेगा तभी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिजल्ट अच्छा चाहिए तो भाई काम करना पड़ेगा, मोबाइल को साइड में थोड़ा रखना पड़ेगा अभी से, नहीं तो एंडिंग टाइम पे तो रखना ही है फिर, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर। देखो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिकल बातें हैं भाई, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब बाय ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय। ऑब्जर्व करो ना, एक क्वेश्चन तैयार करने में कितना टाइम लग रहा है, एक अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ने में कितना वक्त लग रहा है, उसी के हिसाब से तो आप सोचोगे भाई एक चैप्टर तैयारी करने के लिए मुझे इतना वक्त लगा तो अगले 3 चैप्टर्स के लिए कितना वक्त लगने वाला है। एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है तो उसी के बेस पे उतना ही एस्टिमेट करोगे ना, आगे आने वाले क्वेश्चन इतने क्वेश्चन मुझे पढ़ने तो इतना टाइम लगना चाहिए, अभी से एस्टिमेशन कर लो, एक अच्छा स्कोर करोगे। एक अच्छा स्कोर करना तो अभी से सब चीजें पढ़ना चालू कर दो। क्लियर है, डिसीजन आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो डिसीजन लिए जाएंगे कौन से तरीके से लिए जाएंगे भाई, साइंटिफिक वे से लिए जाएंगे। क्लियर है। लास्ट एक आपका है रिप्लेसमेंट ऑफ, ये किसका रिप्लेसमेंट था, ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थम्स बाय यूज ऑफ मेथड ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड फ्रेमिंग ऑफ रूल। इसको हटा दिया भाई, इतने सारे रूल्स को हटा दिया। मतलब इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, रिकॉर्ड्स लेके आओ, इससे बेस्ट है सिंपल सा आप एनालिसिस करो कि भाई अगर कॉलेज में 100 बच्चे हैं तो कॉमन सी बात है भाई 100 बच्चों में से अलग अलग टाइप्स के बच्चे होंगे, कुछ टॉपर की कैटेगरी में आएंगे, कुछ एवरेज, कुछ लो और कुछ एकदम ही लो। तो इस केस में एकदम लो वाले को इग्नोर किया जाता है। एक एवरेज निकाला जाएगा कि भाई कितने टाइम में या फिर कितने लेक्चर्स में कोई कॉन्सेप्ट मैं समझा सकता हूँ लोगों को, एवरेज के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। लिखने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया, कोई भी 3 लिख देना जो आपको आसान लगता है। आसान जो लगता है कोई भी 2 या 3 लिखो, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्लियर मेंशन कर दे रहा हूं। वो तो मैंने नोट्स में एक्स्ट्रा लिखा है ताकि आपके पास ऑप्शन आ जाए। अब अगला पॉइंट भी देखो, बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। अब इससे सिंपल बात तो नहीं बोलेगा कि आपने लाइन में ही मेंशन कर रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं। बोले साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वर्कर्स का। पहले सिलेक्शन करोगे, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद ही तो डेवलपमेंट आएगा। लोगों में तीनों लाइन बोल दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कर सो दैट द राइट जॉब कैन बी असाइन टू ए राइट वर्कर डिपेंडिंग अपॉन हिज एबिलिटी एंड स्किल्स। इंपॉर्टेंट चीज बोला इन्होंने बोला भैया कि सही लोगों को जॉब दोगे, कैसे जॉब दे सकते हो, सही वर्कर को कैसे आप जॉब दोगे, उसके एबिलिटी के हिसाब से एंड स्किल्स के हिसाब से। बराबर है कि नहीं है सर? बिल्कुल है। मतलब मैंने ये बोला ना, जिसका जो लेबल है, जिसकी जो नॉलेज है, जिसकी जो स्किल है, उसके हिसाब से उसको काम दो। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकता था बट एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल से हर एक बच्चा 2 वर्ड का मतलब समझ गया होगा। साइंटिफिक डिजाइंड प्रोसीजर्स होना चाहिए, जैसे टेस्ट होना चाहिए, पहले टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए टू बी अडॉप्टेड फॉर दिस सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, जो कि कंपनी में बेसिकली होता है, पूछे जाते हैं ना, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू टाइप होते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है, सिलेक्शन के बाद सर ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। तो आगे बात हो रहा है ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड नॉट ओनली टू इंप्रूव नॉलेज,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कर रहे हो या फिर स्किल्स को इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इसके साथ में कुछ और भी चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें? बट ऑल्सो टू डेवलप एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर, दोनों चीज। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई देखो किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है, अच्छी पोस्ट पे है ना तो उनको थोड़ी सी आकड़ होती है, आप देखा रहेगा अपने एम्प्लॉयज से जो उनसे नीचे हैं भाई, तो उनसे बात करने के लिए थोड़ा दिखाते, जिसे बोलते हैं ना दिखावापन एक होता है भाई मैं इस पोस्ट पे तुम मेरे से नीचे हो, तो उस केस में भाई दोनों के बीच में जब रिलेशन अच्छा नहीं बनता, मतलब अगर सामने वाला ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, हम लोग बोलते हैं ना देखो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एंड कॉलेज में तो आपने नोटिस किया होगा जो टॉपर होगा तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, तो बच्चे के हम क्या बोलते हैं देखो इनको थोड़ा सा अकाउंट्स आने लगा या फिर इनको ये सब्जेक्ट आने लगा तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं हमें, होता है कि नहीं? तो सेम कंपनी में होता है भाई अच्छी पोस्ट पर होगा तो ऐसा रिलेशन फिर खराब हो जाता है, फिर ये होता है चलो हम बात नहीं करेंगे, तो कंपनी में ऐसा बात नहीं करोगे तो लॉस किसका होगा? कंपनी में। इसीलिए बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको नॉलेज नहीं बढ़ाना है, स्किल्स नहीं बढ़ाना है, नॉलेज है अच्छी बात है भाई लोगों को शेयर करो, मतलब थोड़े से एटीट्यूड में चेंजेस भी लाना है, नहीं तो कंपनी के लिए भाई नुकसान होने वाला है। आई होप समझा। एग्जाम्पल्स ऐसे ले रहे हो जो आप अपने आसपास के माहौल में आप देखते हो, वही एग्जांपल्स ले रहा हूं। राइट ट्रेनिंग मेथड टू बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब एंड द वर्कर्स। ट्रेनिंग किस तरीके से देना है वो डिसाइड होगा किस टाइप की जॉब है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई किस नेचर का जॉब है या फिर वर्कर्स आपके किस टाइप वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका भाई किस तरीके से डेवलपमेंट आप करोगे वर्कर्स का, हैविंग बेटर कैपेसिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अब यहां पे भी देखो पॉइंट्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 एंड 5, कोई भी 3 उठा के लिख देना, 3 मिनिमम लिखना, ध्यान रखना 3 से कम नहीं होना चाहिए। सॉरी यहां पे एक और पॉइंट हमारा बन रहा है, थर्ड पॉइंट, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। मतलब सिंपल सी बातें ये बोलना चाहते हैं भाई कि दोनों के बीच में ना बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी तो उनका ऑब्जेक्टिव सेक होगा, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल है कि नहीं है भाई? टेलर का क्या कहना था, गेव इंपॉर्टेंस टू कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टू डेवलप टीम स्पिरिट। क्लियर है? एमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल सी बात बोल रहा है, कोई भी कॉलेज हो गया, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या फिर यहाँ समझ लो भाई जो अभी इस टाइम पे मेरा कैमरा मैन है, अगर उसको लेके मेरा बिहेवियर अलग रहेगा भाई, एटीट्यूड मैं दिखाऊंगा भाई मेरा क्लासेस है, मैंने सब कुछ सेटअप किया, तुम्हारा काम है तुम सैलरी लो चलो निकलो, तो जो कॉमन सी बात है उनके माइंड में मतलब रिलेशन हम लोग का अच्छा बनेगा क्या? कभी मुझे उनसे कुछ एक्स्ट्रा काम करा के लेना पड़ेगा, करेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सेम कंपनी में भी है भाई, आप मैनेजर हो, मैनेजमेंट हो, तो एम्प्लॉय के साथ एक बेटर रिलेशन बना के रखो भाई, एक टीम वर्क होना चाहिए, और टीम वर्क होगा तभी तो लेक्चर्स आपको 3 से 4 लेक्चर्स पर डे मिलेंगे कि नहीं? तो टीम वर्क, मेरा काम है लेक्चर शूट करना, अगर वो एडिट करके अपलोड करके वीडियो ही नहीं देगा तो आप लोग के पास कैसे पहुंचेगी? और अगर दोनों का रिलेशन अच्छा है, प्रैक्टिकल समझो, दोनों का रिलेशन हम दोनों का अच्छा है, कैमरामैन एडिटर अभी जो कि यहाँ पे है नहीं तो दिखाता, दोनों का रिलेशन अच्छा भाई, हमारे साथ में 11 12 बजे रात तक यहाँ पे काम करते साथ में हमारे, ठीक है? तभी रिजल्ट पॉसिबल है कि सिर्फ एसवाई की क्लासेस नहीं, टीवाई की या फिर अदर भी क्लासेस हमारी ऑफलाइन क्लासेस में तभी डील कर पाते हैं, या फिर और भी टीचर्स जो यहाँ पे रहते हैं उनके भी लेक्चर्स तभी पॉसिबल हो पाते हैं अपलोड करके। क्लियर है कि नहीं? तो सेम इसी लिंक को आप जोड़ो वहाँ पे, कहाँ पे? कंपनी के साथ जोड़ लो। डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैंने बताया भाई बहुत फ्रेंडली में रहता हूँ, आपको ऐसे ही वीडियो से देख के लगता होगा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा टूवर्ड्स ईच अदर भाई, एक दूसरे के साथ में। क्लियर है? मैनेजमेंट एंड वर्कर, एक दूसरा मतलब कौन है? मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। क्लियर है? एंड नेक्स्ट बोल रहे एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंप्रूव मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस, और यही इंप्रूवमेंट करेगा, और इसीलिए बहुत सिंपल सी बात बोली गई है। क्लियर? देखो बहुत सिंपल है, जो मैंने एग्जांपल दिया एग्जांपल है, आई थिंक इनफ हो जाता है भाई। एग्जांपल्स इस तरीके से प्रैक्टिकल रख देता हूं कि बच्चा सिर्फ रीड कर ले कॉन्सेप्ट क्या लिखा गया है। आगे 1-2 पॉइंट और लिखे, पढ़ लो क्या बोलना चाहते हैं भाई। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बिल्कुल है, अरे हमारे कैमरामैन साहब, एडिटर साहब भी कभी कुछ सजेशन देते हैं कि सर इस तरीके से वीडियो बनाइए, मतलब ये नहीं नॉलेज की बात नहीं होती भाई, वीडियो बनाने के तरीके पे जाते हैं सर थोड़े से फ्रेंडली होकर वीडियो बनाइए, थोड़े से ये कॉन्सेप्ट आप लेके आ सकते हो, तो ये बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो कंपनी में भी ऐसे भाई, एम्प्लॉय काफ़ी टाइम से काम करे तो उनका भी डिसीजन में जब आप लेते हो कोई भी चीज़ तो थोड़ा सुन लिया करो, इससे उनको भी लगेगा ना भाई हमारी भी कंपनी कुछ तो सुन रही है, हम भी अपने बात कम से कम रख तो रहे कंपनी में। लास्ट पॉइंट बोलता है ड्यू टू कोऑपरेशन
की वजह से क्या होगा भाई, ट्रस्ट आएगा, टीम स्पिरिट क्रिएट होगी और इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर दोनों मिलकर अच्छे से काम करें, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हमारे जैसा मैंने बोला वीडियो एडिटर हैं या फिर पीडीएफ जो हमारे रेडी करते हैं, ये सब के बीच में अच्छा एक माहौल बनेगा ना, तो मार्केट में कंपटीशन बनेगा। मार्केट में कंपटीशन हम लोग क्रिया बनाने वाले हैं, जो कि आने वाले जस्ट कुछ मंथ में बना देंगे। कब पॉसिबल है भाई? जब अपने को, देखो कॉमर्स का टीचर हो तो मुझे पता है, मुझे ये सब चीज़ें पता है कि किस तरीके से उनके साथ डील करना, बहुत फ्रेंडली रहना, बहुत एटीट्यूड में नहीं रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड एज ए फ्रेंड के जैसा साथ में रहना, तो काम अच्छे से करके देंगे तो मार्केट में कंपटीशन लेवल हम लोग हाई करेंगे। कहाँ पर? मार्केट में हाई कर सकते हैं। बिजनेस करोगे ना तो आगे ये सब चीज़ें ध्यान रखना। बहुत देखो प्रैक्टिकल सी बातें हो रही हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रटाने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला बात बोलो भाई, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दो? डिवाइड कर दो। देखो जिम्मेदारियां डिवाइड कर दो। जैसे मेरा काम था भाई, मेरा काम था यहाँ पे सिंपल से ध्यान करो, मेरा काम था पीडीएफ हमारा रेडी था। पीडीएफ किसने रेडी किया? जो वहाँ पे इनकेस बनाता है। फिलहाल तो ये पीडीएफ मैंने ही बनाया, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर की इनकम लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गई कि यहाँ पे सर ने पीडीएफ बनाने के लिए किसी को हायर किया है, कैमरामैन को हायर कर लिया। नहीं, इस बार कैमरामैन सिर्फ हायर है और जो वीडियो को एडिट करता है उनको हायर किया। बट आगे कर सकते हैं, इनकम बढ़ेगी, ये तो पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स बोलता है भाई इनकम बढ़ती है तो आदमी की डिमांड बढ़ती है, भाई जरूरतें बढ़ने वाली है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल देखो इकोनॉमिक्स में रूल था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो इधर। अब जैसे यहाँ पे मेरी दो जिम्मेदारी बन रही है, ठीक है। एक तो मुझे ही पीडीएफ बनाना है, मुझे ही लेक्चर शूट करना है, और लास्ट ईयर तो ऐसा भाई तक मुझे ही करना पड़ता था, वीडियो एडिटिंग या फिर शूट करना पड़ता था। बट यहाँ पे ध्यान रखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने, जैसे मुझे अब सिर्फ हो गया भाई कि आप लेक्चर, सर आप लेक्चर रिकॉर्ड करो, भाई ये एडिट का काम मेरा है, कैमरामैन का काम मेरा है, पीडीएफ आपका कोई रेडी करना कोई और करेगा। तो आप खुद से सोचो भाई, जो 4 काम मैं अकेले करता था उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा बर्डन कम हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा, आना होगा, लेक्चर शूट करके जाना होगा। भाई आगे का काम कोई और देख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सेम यही काम कंपनी बोलती है करो। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से डील करना चालू करेंगे तो भाई मैनेजर अपने काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर दे दोगे तो भाई बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर मैं हो गया था और अभी भी कुछ है फ्रस्ट्रेशन, जब तक हमारी इस तरीके से कुछ टीम नहीं डिवाइड हो जाती। क्लियर है? शायद से टी वाई तक जाते जाते क्लियर हो जाए और आपके ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है पॉसिबल करेंगे सबका लेक्चर्स मिले। बस इसके लिए छोटी सी डिमांड कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के बच्चे जुड़ते रहें। तो यही सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, जिम्मेदारियों को अगर जब आप बांटते हो तो कंपनी अपने काम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। दिन में आराम से इजिली, अगर एक क्लास की बात किया जाए 5-6 लेक्चर तो रिकॉर्ड कर दूंगा। कब होगा? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगी। चलिए बात करते हैं बहुत सिंपल सी लाइन। अब देखो एग्जाम्पल सिनफ हो गए थे समझने के लिए, अब पढ़ लोगे वही सब चीजें लिखी गई हैं। क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लेसेस फोकस ऑन डिवीजन ऑफ वर्क so that each worker concentrate on one function and specialization in that function। जैसा मैंने बताया, अगर मेरा काम सिर्फ यहाँ पे है लेक्चर आके शूट करके चले जाओ तो मैं इजिली फोकस कर सकता हूँ और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। दिस improves the efficiency of individual workers and that of the organization as the whole. This principle determines the definite nature of roles to be played by different level of managers and the workers. Manager should always help, encourage and guide the employee. It helps for the best performance of managers as well as employee। अगर मैनेजर क्या करेगा, ध्यान रखना, मैनेजर अगर हेल्प कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को, तो इससे दोनों एक अच्छा काम अपना कर सकते हैं। सेकंड लास्ट, मेंटल रिवोल्यूशन। ये देखो नाम बता रहे, अब यहाँ पे वो मेंटल का मतलब वो वाला मेंटल नहीं है। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब होता है भाई अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड रख के पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने एम्प्लॉय के साथ में, तो ही एक अच्छा काम हो सकता है। वही पॉइंट्स आप एक तरीके से बोलोगे रिपीट हो सकता है। सीधे ही बात करेंगे क्या कॉन्सेप्ट बोलना है। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लाए। इसका मतलब क्या आता है? दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन दी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब दोनों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे तो छोटी पोस्ट वालों के साथ ज्यादा एटीट्यूड में रहेगा। सिंपल से दोनों को एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, दोनों को साथ में समझ के चलना है। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों को ये ध्यान में रखना, दोनों के इक्वल इंपॉर्टेंस है इन ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड गिव फुल
कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वही कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बता चुका हूं, वही एग्जांपल एकदम परफेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। मैंने जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल्स आपको दिया था ना कि अगर मेरा काम है सिर्फ लेक्चर शूट करके जाना, और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर जो कैमरे से वीडियो शूट कर रहा है, जो वीडियो एडिट कर रहा है, अगर उनके साथ में मेरा कोऑपरेशन अच्छा है, मतलब तालमेल बहुत अच्छा बना के रखता हूं, तो कॉमन सी बात है लेक्चर्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। जो यहाँ की कंपनी में वही बता रहा है ना भाई, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। वर्कर्स नीड टू बी डिसिप्लिन, वर्कर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए एंड लॉयल रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है। मैनेजमेंट नीड टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब आपके वर्कर्स डिसिप्लिन में रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तो आपका भी कुछ जिम्मेदारी है भाई, आप क्या करोगे, गुड वर्किंग कंडीशंस उनको देना है एंड मोटिवेट करना है वर्कर्स को दोनों तरीके से, मीन्स फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी। लास्ट आपका मैनेजमेंट मस्ट गिव फेयर रेम्यूनरेशन टू द वर्कर्स एंड मोटिवेट देम। दोनों को ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर वर्कर्स हमारे डिसिप्लिन में है, लॉयल है, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि उनको गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करो आप दोनों तरीके से। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों को। नहीं समझ में आएगा तो मेंशन कर देना, फिर भी दूसरे एग्जाम्पल के साथ लेके आएंगे। लास्ट आपका मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी और फॉर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का काम है, सिंपल सी इसमें बात बोले, दोनों का काम है कि 100% अपना जो इफिशियंसी है वो दोनों देना है। किसको? दोनों को, जो एम्प्लॉयर भी है जो एम्प्लॉय भी है। अगर दोनों साथ में मिलके 100% अपना इफिशियंसी देंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट होगा, मतलब इजी तरीके से अचीवमेंट हो जाएगा। टेलर बिलीव्स दैट मैनेजर्स एंड लेबर, ध्यान रखना यही वही सेम चीज़ बोला, मैनेजमेंट एंड लेबर शुड हैव ए कॉमन इंटरेस्ट, दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन सा इंटरेस्ट होना चाहिए टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है? वर्कर शुड मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, वर्कर का काम है जो आपको रिसोर्सेस मिला है उसको ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस करना, मतलब जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में और क्या बोला जा रहा है कि भाई मैनेजमेंट हो गए, वर्कर्स हो गए, मस्ट फोकस होना चाहिए किस पे? मैक्सिमम आउटपुट, आपका आउटपुट ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे मेरा और जो हमारी यहाँ पे टीम है उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमम आउटपुट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स होने चाहिए रेदर देन। ठीक है, आगे की कहानी पढ़ लेना, आगे इजी कॉन्सेप्ट है। लास्ट एक पॉइंट है मैक्सिमम आउटपुट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है, आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हो, ब्रिंग हायर प्रॉफिट, इससे कंपनी को क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। एंड प्रॉफिट्स फॉर द एम्प्लॉइज एंड बेटर वेजेस, इससे उनके एम्प्लॉयज़ को अच्छा वेजेस भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा वर्कर्स को। प्रॉफिट अगर कंपनी अच्छा कमाती है तो एक तो सैलरी रेम्यूनरेशन जो है टाइम पे आपको मिलेगा, उसके साथ में आपको इंसेंटिव्स भी मिलने वाला है। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर से प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, क्या आता है? S2M2CD। S2 मीन्स साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Second था scientific selection, training and development. M2 means mental revolution. Maximum prosperity for employer and employees. C means cooperation between management and employee. D means होता है division of responsibility. Examples I hope mind में सेट होंगे, क्या क्या examples किस में दिया था। या फिर आप जहाँ पे भी देखो PDF तो है, बट जहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि सर ने क्या examples दिया था, या फिर आप किस example के बेस पे वो concept समझो तो उसको पेंसिल से नोट डाउन कर लिया करो। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे के लेक्चर्स भी और इसी तरीके से लेके आइए ताकि और स्पीड तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ सकूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।